नमस्कार साथियों। हम भारत के भूगोल में डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आज तक हमने देखा कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। अब हम आगे शुरू करेंगे। भारत का आकार साइज कितनी है और वैश्विक क्षेत्र में देखें तो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल में किस स्थान पर है। तो इन्हीं सभी बातों पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के आकार के बारे में कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो आप सबको ध्यान होगा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि हमें किलोमीटर में बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमेशा जहां पर क्षेत्रफल की बात हो वहां पर किलोमीटर के आगे क्या लिखेंगे, वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों आती है तो वहां पर वर्ग शब्द यूज करते हैं, इसलिए स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि इसी को हम मिलियन में दिखाएं तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। अब हमें यह देखना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग का देखें, यदि उसमें स्थल और जल दोनों को शामिल करें तो ये ग्लोब पर 0.57% है। कितना है? 0.57% हिस्सा है वो भारत का है। जबकि केवल इसमें जल प्लस स्थल दोनों भाग सम्मिलित है। यदि जल और स्थल दोनों भूभाग को मिलाकर यदि पूछे कि भारत का क्षेत्रफल है ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है तो हो जाएगा 0.57%। और यदि वो आपसे संपूर्ण भूमंडल न पूछकर केवल पूछे कि भारत का क्षेत्रफल स्थल मंडल के क्षेत्रफल का कितना है तो जो स्थलीय भाग है, स्थलीय धरातल है, उस स्थलीय धरातल का 2.4% हिस्सा है वो भारत का क्षेत्रफल कवर करता है। तो यहाँ पर तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछे कि भूमंडल के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का क्षेत्रफल रखता है तो उसका उत्तर होगा 0.57%। और यदि वो आपसे पूछ ले कि विश्व के केवल स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत भूभाग भारत का क्षेत्रफल धारण करता है तो उसका उत्तर होगा 2.4%। तीन फैक्ट इस संदर्भ में हमें ध्यान रखने हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है वो कितने नंबर पर है। तो आपको ध्यान होगा कि एक शॉर्ट ट्रिक है, रुक चीन अब देख आ रहा है भारत। रुक चीन अब देख आ रहा है भारत। इसका मतलब क्या हुआ? रू का मतलब रूस, कै का मतलब कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पे ए का अमेरिका, यूएसए, पांचवें बे का मतलब होता है ब्राजील, दे कुछ नहीं है, आ का मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। फिर रहा है, इसको काट दो और आगे नेक्स्ट है भारत। तो रुक चीन अब देख आ रहा है भारत। तो इसका मतलब होगा कि पहले नंबर पर कौन है? रूस है। दो नंबर पे कौन है? कनाडा है। तीन नंबर पे चाइना है। चार नंबर पे अमेरिका, पांच नंबर पे ब्राजील, छह नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सात नंबर पर जिसकी हिस्सेदारी है वो कौन हो जाएगा? सात नंबर पर जिसका स्थान है वो है भारत। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान हुआ? सातवां स्थान। कितने नंबर पर है? 7th पोजीशन पे। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का जो स्थान है वो सातवां है। कितना है? सातवां स्थान है। अब हम आगे बात करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे कौन है? रूस, दो नंबर पे कनाडा, तीन नंबर पे चाइना, चार नंबर पे यूएसए, पांच नंबर पे ब्राजील और छह नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार ये भारत से छह बड़े देश है जो क्षेत्रफल के आधार पर है। और यदि जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे चाइना है और सेकंड पोजीशन पे इंडिया का नंबर आता है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस, दो नंबर पे कनाडा,
3 पे चीन, चौथे पे यूएसए, 5वें पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पोजीशन पे कौन है? इंडिया, भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया? 7वां स्थान। अब हम भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी वैश्विक तुलना करेंगे तो यदि रूस को छोड़ दिया जाए तो यूरोप के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल कौन धारण करता है? भारत। जापान के क्षेत्रफल का 8 गुना, मतलब 8 जापान मिलाएंगे तब जाकर एक भारत बनेगा। यदि रशिया का क्षेत्रफल देखें तो रशिया का 5वां भाग, इसका मतलब 1/5 भाग है, वो कौन धारण कर रहा है? भारत धारण कर रहा है। चाइना का 1/3 भाग है, इसका मतलब है कि 3 इंडिया मिलाएंगे तब जाके एक चाइना के बराबर क्षेत्रफल होगा। बांग्लादेश का 23 गुना, इसका मतलब है 23 बांग्लादेश मिल जाएंगे तब जाके एक भारत का क्षेत्रफल बनेगा। पाकिस्तान का 5 गुना, यूएसए का 1/3, जर्मनी का 9 गुना, कनाडा का 1/3 और फ्रांस का 6 गुना। इस प्रकार से देखा कि भाई वैश्विक स्तर पर कौन कौन से देशों के भारत के साथ में क्या तुलना रहती है। अभी इसी को हम एक और, यदि यूके की तुलना करें तो 12 यूके मिलेंगे, यूनाइटेड किंगडम, तब जाकर एक भारत बनेगा। जी स्केल पे मान देखेंगे तो इसका है 2.18236, ये भारत के क्षेत्रफल का जी स्केल पर जो मान है वो है 2.18236, याद रखना। अब देखेंगे सबसे पहला देश है रूस। ये रूस का क्षेत्रफल दे रखा है और भारत रूस के आकार का 1/5वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 1/5वां। कनाडा भारत के आकार का कितना है? 1/3, मतलब भारत कनाडा के आकार का 1/3 है। चाइना के आकार का भी कितना है? 1/3 हिस्सा है, वो किसके पास में? भारत के पास में। यूएसए का, भारत यूएसए के आकार का 1/3 हिस्सा है। यूएसए का 1/3 हिस्सा किसके पास में? मतलब यूएसए का क्षेत्रफल देखेंगे तो वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास में है? अमेरिका के पास में। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये आगे 5 नंबर पे ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे भारत। और यदि रूस को छोड़ दिया जाए तो यूरोप है, उस लगभग यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल कौन धारण कर रहा है? भारत धारण कर रहा है। वैसे ही जापान, मैंने पहले बात की थी कि जापान के 8 जापान मिलाएंगे तब जाकर एक भारत बनेगा। बांग्लादेश में 23 बांग्लादेश मिलाएंगे तब जाकर एक भारत बनेगा। पाकिस्तान के 5 पाकिस्तान मिल जाए तब जाकर भारत के बराबर का क्षेत्रफल होगा। जर्मनी के 9 जर्मनी के बराबर यदि क्षेत्रफल मिलाएंगे तब जाकर भारत के क्षेत्रफल की बराबरी होगी। और फ्रांस के आकार का 6 गुना और यूके के आकार का 12 गुना क्षेत्रफल है, वो किसके पास में? भारत के पास में। ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर अब हम बात करेंगे तो जनसंख्या में सबसे पहले नंबर पर, 1 नंबर पर कौन है? चाइना। और सेकंड पोजीशन वाला देश है, दूसरा स्थान है, वो किसका है? भारत का। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.21 बिलियन पॉपुलेशन थी भारत की। और यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, इसका मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और ये जनसंख्या घनत्व 382 है। कितना है? 382। और इसी जनसंख्या घनत्व में भी यदि बिहार का जनसंख्या घनत्व देखें तो वहां है 1106। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो ये है 11,320। तो दिल्ली और बिहार जैसे क्षेत्र है ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं। और विश्व की जनसंख्या के अंदर भारत की हिस्सेदारी पूछी जाए कि आपको भारत की जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा धारण करती है, तो आपका उत्तर होगा 17%। तो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17। इनमें भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो है 68.84% और शहरों में जो लोग रहते हैं वो है 31.16%। तो 68.84 कहां पे रहते हैं? रूरल। और
31.16% है, ये लोग रहते हैं कहां पर, अर्बन पॉपुलेशन। तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो ग्रामों में लोग रहते हैं वो है 68.84 और शहरों में लोग रहते हैं वो है 31.16। एनसीईआरटी के अंदर एक पोर्टल की चर्चा दे रखा है, पोर्टल जिसका नाम है भुवन पोर्टल। भुवन पोर्टल से काफी बार सवाल आ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भुवन पोर्टल क्या है। तो ये भुवन एक वेब पोर्टल है जो किस किस ने मिलकर बनाया है, एनआरएसी मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसने और इसरो ने, दूसरी जो संस्था है वो कौन है, इसरो और एनआरएससी दोनों ने मिलकर एक पोर्टल बनाया है। और इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल है, मृदा है, वन है, जो हमारा जो पर्यावरण है या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें छात्रों का क्या योगदान हो, इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए ये मैप बेस्ड मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। कौन सा पोर्टल है, भुवन पोर्टल। तो उस पोर्टल का नाम बताइए जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो ने मिलकर छात्रों के मध्य जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षण के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास के संबंध में जागरूकता फैलाई जाती है। तो उसका जवाब होगा क्या, भुवन पोर्टल। अब हम बात करेंगे भारत के सीमा की और पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत की कुल जो सीमा है, जिसमें स्थलीय और तटीय दोनों सीमा को यदि शामिल किया जाए तो कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर जो सीमा है वो स्थलीय और तटीय दोनों भागों को मिलाकर है। और उन इसमें भी स्थलीय सीमा है वो है कितनी, 15,200 किलोमीटर। जो भारत की जो सीमा रेखा है जो स्थल से टच है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और यदि द्वीप समूहों को शामिल कर लिया जाए तो कुल जो तटीय सीमा है वो कितनी है, 7,516 इसमें 6100 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है, मुख्य भूमि की। और जो स्वयं सीमा रेखा है वो यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को और लक्षद्वीप द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल तटीय सीमा रेखा या समुद्री सीमा रेखा की जो लंबाई है वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। मतलब यूं कह सकते हैं लगभग 7517 किलोमीटर की जो लंबाई है वो हमारी कुल समुद्री रेखा होगी। तो कुल इसलिए जो सीमा है वो कितनी है, 15,200। और कुल द्वीप समूह समेत यदि बात करें तो कुल तटीय सीमा रेखा है वो है 7,516.6। और यदि इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 22,716.6 किलोमीटर। ये क्या है, हमारे देश की कुल सीमा रेखा की लंबाई है। और ये ध्यान रखना कि हमारे जो सीमा रेखा पर, मुख्य भूमि की सीमा रेखा पर जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं, तो कुल 7 पड़ोसी देश है। कितने हैं, 7। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ में हमारी सबसे लंबी जो सीमा रेखा लगती है वो है 4,096.7 किलोमीटर। कितनी है, 4096.7 4096.7 किलोमीटर। किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। अब जो बांग्लादेश वाली सीमा रेखा है ना, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का, बांग्लादेश का निर्माण तो इंदिरा गांधी के काल में हुआ, ठीक है। उससे पहले जब देश आजाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, इस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश, इस पूर्वी पाकिस्तान से बाद में क्या बना, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये जो वर्तमान में पाकिस्तान है। इसलिए जिस समय 1947 में सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो सीमा आयोग बना था
उस सीमा आयोग ने जो सीमांकन किया था, रेखा बनाई थी, वो भारत के पश्चिमी सीमा पर और पूर्वी सीमा पर, जिस समय पूर्वी पाकिस्तान था जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उसके साथ भी सीमा रेखा निर्धारित की थी, और वर्तमान में जो पाकिस्तान है, जिसे पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, उसकी भी सीमा निर्धारित की थी। इसलिए भारत की पाकिस्तान के साथ में और भारत की बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, और उस सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1947 के अंदर। तो बांग्लादेश के साथ में जो सीमा रेखा है उसे भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने राज्य है जो सीमा टच करते हैं? तो 1 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 2 नंबर पे त्रिपुरा, तीसरे पे मेघालय, 4 पे मिजोरम और 5 नंबर पे असम। कुल मिलाकर भारत के 5 राज्य है जिनकी सीमा किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। एक और सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है? तो उसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा लगती है। और यह पूछ ले कि बांग्लादेश के साथ में सीमा लगने वालों में सबसे न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? तो सबसे न्यूनतम सीमा लगती है असम की। और कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, 2 नंबर पे लंबाई के आधार पे देखा जाए तो त्रिपुरा, 3 नंबर पे मेघालय, 4 पे मिजोरम और 5 पे असम। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 5 राज्य, जिनकी सीमा किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश के साथ में कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 4096.7 किलोमीटर। और ये भी ध्यान रखना कि भारत की बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी, मतलब वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है भारत की? तो जवाब हो जाएगा क्या? बांग्लादेश। 2 नंबर पे हमारे सीमा पर स्थित जो पड़ोसी है वो है चाइना। चाइना के साथ में हमारी जो सीमा लगती है वो है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1314 के अंदर हुआ था। मैकमोहन नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता के अंदर भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। अब भारत के कौन कौन से राज्य या यूटी है जिनकी सीमा है वो चाइना के साथ में लगती है? तो उसमें सबसे पहला जो जिसकी सीमा लगती है वो है लद्दाख। 2 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे उत्तराखंड, 4 नंबर पे हिमाचल प्रदेश और 5 नंबर पे सिक्किम। तो 5 ऐसे राज्य या यूटी है जिनकी सीमा चाइना के साथ में लगती है, जिसमें सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो लद्दाख की लगती है और सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है सिक्किम की। तो लद्दाख, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना, एक तो सबसे पश्चिम में स्थित पड़ोसी राज्य और सबसे पूर्व में स्थित 2 नंबर पे, सबसे पश्चिम की तरफ सबसे ऊपर लद्दाख, सबसे पूर्व में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर आप शुरू हो जाओ उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश और उसके बाद में इधर आ जाओ सिक्किम। तो कुल मिला के कितने हो गए? 5। इसके साथ में कितने थे? 5। बांग्लादेश के साथ भी भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती थी और चाइना के साथ भी भारत के 5 राज्य या यूटी की सीमा लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा है वो लद्दाख के साथ में शेयर करते हैं। और इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। अगला जो पड़ोसी है उसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा का निर्धारण मैंने पहले कहा था कि रेड क्लिफ की अध्यक्षता में 1947 में हुआ था, इसलिए इस सीमा रेखा को भी में रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब पाकिस्तान के साथ साथ में किन किन की सीमा लगती है? तो सबसे पहले 1 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 2 नंबर पे लद्दाख, 3 नंबर पे पंजाब। ये लद्दाख की जो सीमा लगती है ना, ये पाकिस्तान का जो पीओके वाला क्षेत्र है उसके साथ में लगती है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 3 नंबर पे पंजाब, 4 नंबर पे राजस्थान और 5 नंबर पे गुजरात। ये 5 जैसे थी, अभी तक 5-5 ही आ रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य थे और इसके बाद चाइना के साथ भी 5 राज्य थे और अब पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य हैं, यूटी है, जिनमें सबसे पहला सबसे लंबी सीमा जो शेयर होती है वो होती है जम्मू कश्मीर के साथ में, 2 नंबर पे लद्दाख, 3 नंबर पे पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। इसमें सबसे जो ज्यादा है वो किसके साथ में? जम्मू कश्मीर के साथ में। तो ये 5 राज्य ऐसे हो गए जिनके साथ में पाकिस्तान के साथ में सीमा शेयर करते हैं। तो राजस्थान की तो हमें ध्यान ही है कि 1070 किलोमीटर जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो
ये पूछा जाए कि पाकिस्तान के सीमावर्ती कितने भारत के राज्य स्थित है, तो कितने होंगे? 5, जिसमें पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगला जो पड़ोसी देश है हमारा वो है नेपाल। नेपाल के साथ में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1751। कितनी है? 1751। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे चाइना और 3 नंबर पे कौन हो गया? पाकिस्तान। 4 नंबर पे नेपाल के साथ में सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। और नेपाल को टच करने में सबसे ज्यादा जो सीमा जिसके साथ शेयर होती है वो बिहार, फिर यूपी, फिर उत्तराखंड, फिर पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो देखो 1, 2, 3, 4 और 5। अभी भी इसी में भी कितने? 5 है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने देश पढ़े उनके साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती थी। नेपाल के साथ में जो सीमा लगती है उसमें यूपी हो गया, बिहार, उत्तराखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ में, और एक सिक्किम के साथ भी इसकी सीमा टच होती है। तो कुल मिला के 5 ऐसे राज्य है जो नेपाल के साथ में सीमा शेयर करते हैं। अगला जो पड़ोसी देश है वो है म्यांमार, और म्यांमार के साथ में हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643, 1643 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहां ध्यान रखना सबसे पहली बार 4 राज्यों के नाम आए हैं म्यांमार के साथ में। इससे पहले जितने भी पड़ोसी देश पड़े वहां पर 5 राज्यों की सीमा लगती थी, लेकिन म्यांमार के साथ में जो सीमा धारण करते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर पे मिजोरम, 3 पे मणिपुर और 4 नंबर पे नागालैंड। तो ये जो 4 राज्य है ये चारों म्यांमार के साथ में सीमा धारण करते हैं। और अगला जो पड़ोसी देश है वो है भूटान, जिसके साथ में 699 किलोमीटर की सीमा शेयर की जाती है भारत के द्वारा, 699 किलोमीटर। और भूटान को टच करने वाले जो राज्य है इनमें 1 नंबर पे असम है, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल और 4 नंबर पे सिक्किम। तो 4 ऐसे राज्य, अभी तक म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों की सीमा लग रही है और भूटान में भी 4। भूटान के साथ जो सीमा लगती है उसमें 1 नंबर पे असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 4 ऐसे राज्य थे जो भूटान के साथ में सीमा टच करते हैं। अब हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसकी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो एक एरिया जिसको हम पीओके बोलते हैं उसके साथ में यह सीमा धारण करता है। और इस सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। और इस सीमा रेखा का निर्धारण सबसे पहले 1893 में हुआ था। कितना? 1893 में, 1893 में इसका निर्धारण किया गया। ये जो डुरंड रेखा है ये अफगानिस्तान, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, इसलिए 1893 में तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, इसलिए वर्तमान में अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है, इस अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा रेखा को भी डुरंड रेखा कहते हैं। और अफगानिस्तान भारत की जो सीमा रेखा है इसका नाम भी क्या है? डुरंड रेखा है। और इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। और ये वर्तमान में जो लद्दाख का जो क्षेत्र है पीओके वाला, उस वाले भाग की सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में लगती है। अब देखो सबसे लंबी भूमि सीमा जिस देश के साथ में लगती है वो कौन सा हो गया? बांग्लादेश। और इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर, नाम क्या है? मैकमोहन। 1914 में निर्धारण हुआ। 1962 में चाइना के साथ में हमारी जो युद्ध हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है 2323 किलोमीटर, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये एलओसी पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं जिसको। और सिंधु नदी जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, हुआ 1960 के अंदर। नेपाल के बीच में भारत की जो सीमा है वो खुली सीमा है 1751 किलोमीटर की। और नेपाल भारत और जो तिब्बत का जो क्षेत्र है उसके बीच में भू आबद्ध या बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। म्यांमार है ना, इसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा है, जो प्राकृतिक रूप से मिसमी, पटकाई, नागा, बरेल, लुसाई, अराकान, योमा पहाड़ियां हैं, ये भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। और भारत में एक जगह है मोरे और म्यांमार में एक जगह है तामू, ये दोनों भारत और म्यांमार के बीच में प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। अगली जो सीमा है वो भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। और भूटान भी नेपाल की तरह ही एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध बफर
स्टेट के रूप में कार्य करता है। सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की, वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर, और इस सीमा रेखा को बोलते हैं क्या, डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1893 में हुआ था, और ये पीओके वाला जो क्षेत्र है लद्दाख का, वहां पर ये सीमा शेयर की जाती है। अब ये तो हमने बात की कि जो हमारी स्थलीय सीमा है, इस पर कौन कौन से पड़ोसी देश है, जिनमें हमने 7 पड़ोसी देशों की बात की, और 7 पड़ोसी देशों में कौन से देश के साथ भारत का कौन सा स्टेट जो सीमा टच करता है, और उसमें भी सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है प्रत्येक देश के साथ में, और उस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, और उस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, उस सीमा रेखा का नामकरण क्या है, और उस सीमा रेखा पर भारत के कौन कौन से स्टेट स्थित है, ये चर्चा की। अब हम बात करेंगे समुद्री सीमाओं की। तो जो हमारी कुल समुद्री सीमाएं, ये यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों को मिला दिया जाए तो वो है 7516.6 किलोमीटर, और केवल यदि भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह तो भारत की मुख्य भूमि से दूर स्थित है, यदि वो भी तो समुद्र के अंदर है, तो समुद्र में होने के कारण उनके चारों तरफ भी तो जल है, तो उनके चारों तरफ जल होने के कारण वो भी तटीय सीमा धारण करते हैं। तो यदि उनको शामिल कर लिया जाए तो हमारी तट रेखा की लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। यदि उनको शामिल नहीं किया जाए और केवल हमारी जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की यदि लंबाई काउंट की जाए तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100। और केवल पूछ लिया जाएगा आपको कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कितनी तट रेखा की लंबाई है, तो वो हो जाएगी 1416.6 किलोमीटर। कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। तो ये बात थी कि हमारी कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, इसमें मुख्य भूमि की कितनी है और अंडमान निकोबार की कितनी है। अब जो तटीय भूभाग है उसमें सबसे ज्यादा जो तट रेखा है वो कौन से राज्य की है, यूटी की है। तो यदि यूटी और राज्य अलग से नहीं पूछा जाए और अंडमान निकोबार यदि आपके ऑप्शन में हो, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी तटीय रेखा है जो 1962 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 1962। यदि आपसे यूटी और स्टेट की चर्चा न की जाकर सीधे पूछे जाए कि भारत का वे कौन सा यूटी या राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा की लंबाई है, तो उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, 1962 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए कि द्वीप समूहों को शामिल नहीं किया जाए, केवल स्टेट की बात की जाए, तो गुजरात ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है और वो तटरेखा है 1214.7 किलोमीटर। कितनी है, 1214.7 किलोमीटर। तो राज्यों में पहला स्थान किसका है, गुजरात का। यूटी में पहला स्थान किसका है, अंडमान निकोबार का। और यूटी और राज्य मिला दिया जाए, दोनों में भी पूछा जाए तो सबसे अधिक किसका है, वो अंडमान निकोबार का। तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार की। यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर स्थित राज्यों में से बताना है, तो क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला है आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा रेखा है, जो तटीय समुद्री सीमा रेखा है, उसकी लंबाई है 973.7 किलोमीटर। कितनी है, 973.7 किलोमीटर। तो पहले नंबर पर अंडमान निकोबार, 2 नंबर पे गुजरात, 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 4 नंबर पे है तमिलनाडु। 4 नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। कितनी है, 906.9। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कितनी है, 652.6 किलोमीटर। फिर है केरला की है 569.7 किलोमीटर। फिर उड़ीसा की है 476.4 किलोमीटर। फिर कर्नाटक की है 280 किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल की 157.5 किलोमीटर। और फिर सबसे लास्ट में लक्षद्वीप की है 132 किलोमीटर। तो इस आधार पर हम बात करें तो उसके बाद में 101 किलोमीटर किसकी है, गोवा की। दमन दीव की यदि शामिल कर लिया जाए तो 57.5 किलोमीटर। और पुडुचेरी की सबसे कम समुद्री तटरेखा है, वो है 30.6 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर कुल 13 यूटी या केंद्र शासित यूटी या राज्य है जो जिनकी समुद्री तट सीमा लगती है। उनमें सबसे जो ज्यादा सीमा लगती है वो किसकी लगती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, पुडुचेरी की। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितनी है, 1962। ध्यान रखना 1962 कैसे याद रखोगे, भारत चाइना के बीच में युद्ध कब हुआ, 1962 में। तो ये याद रख लेना, 1962 किलोमीटर लंबी अंडमान निकोबार के साथ में समुद्री तटरेखा है। और सबसे लंबी तटरेखा यदि आपसे मुख्य भूमि वाले राज्य की पूछ ली जाए तो मुख्य भूमि में सबसे पहले नंबर पे कौन है, गुजरात।
2 नंबर पे आंध्र प्रदेश से, ठीक है। 3 नंबर पे तमिलनाडु, 4 नंबर पे महाराष्ट्र, और इस प्रकार ये आगे राज्य हो जाएंगे। तो सबसे लंबी जो समुद्री तट रेखा मुख्य भूमि पर, तो वो किसकी लगती है? गुजरात की। और यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या द्वीप समूह सहित पूछा जाए तो सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला जो यूटी है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो किसकी है? पुडुचेरी की, 30.6 किलोमीटर। सबसे छोटी किसकी है? पुडुचेरी की। हमारे समुद्र में भी पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया भी हमारा समुद्री पड़ोसी देश है, क्योंकि अंडमान निकोबार के बिल्कुल नजदीक पड़ता है इंडोनेशिया। श्रीलंका और भारत के बीच में जो स्ट्रेट है उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक जल डमरू मध्य। और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा रेखा मनाते हैं। मालदीव के साथ में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक द्वीप है मिनिकॉय। तो इस मिनिकॉय की मालदीव के बीच में एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 8 डिग्री। कितने डिग्री? 8 डिग्री। तो इसे 8 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो भारत के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत और मालदीव की सीमा रेखा का निर्धारण कितने डिग्री चैनल के द्वारा? 8 डिग्री चैनल के द्वारा होता है। कितने डिग्री चैनल के द्वारा? 8 डिग्री चैनल के द्वारा। अब हम बात करेंगे हमारे जो समुद्र में कितने भूभाग तक भारत का आधिपत्य रहता है। मतलब जो तट रेखा है, तट रेखा से कितनी दूरी तक आगे समुद्र में भारत की जो आधिपत्य है या भारत की संप्रभुता है वो अस्तित्व में है। तो देखो, ये जो हमारी तट रेखा है ना, ये तट रेखा इस प्रकार से होती है। तो इस तट रेखा को यदि एक लाइन के द्वारा अपन यूं सीधा किया जाए तो ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं, देखो ये तो तट हो गया। ये जो लाइन है ये है आधार रेखा। कौन सी रेखा है? आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है कि हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा तट है, यदि उस टेढ़े मेढ़े तट के बाहर एक ऐसी रेखा खींची जाए, सीधी रेखा, तो उस सीधी रेखा को क्या बोलेंगे? आधार रेखा। इस आधार रेखा के आगे, इस आधार रेखा से एक बात करेंगे, एक रेखा आती है 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल। फिर दूसरी आती है आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल। और तीसरी आती है 200 नॉटिकल मील दूर, ठीक है। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। क्या बोला जाता है? टेरिटोरियल सी। तो ये जो सबसे पहला है ना, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी, जो आधार रेखा से कितनी दूरी पर है? 12 नॉटिकल मील तक की दूरी पर है, उसको बोलेंगे जो टेरिटोरियल सी। और यदि आधार रेखा से 24 किलोमीटर, या यूं कह सकते हैं कि टेरिटोरियल सी के बाद में 12 नॉटिकल मील और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील जो दूर स्थित है, इसको बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन या संलग्न सीमा रेखा। ये कितने हैं? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक है। हमारे जो पहला जो टेरिटोरियल सी है, इस टेरिटोरियल सी पर भारत की पूर्ण संप्रभुता रहती है। यहां पर आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक भारत का जो अधिकार है वो संपूर्ण रूप से रहता है। इसलिए इस वाले भूभाग में हमारी जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो कंप्लीट सॉवरेनिटी रहती है। उसके बाद में जो संलग्न सीमा आती है, जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक रहती है, इसमें सीमा शुल्क, वित्तीय आवर्जन और स्वच्छता कानूनों को लागू करने का अधिकार भारत के पास में रहता है। और इसके बाद में जो 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, जिसको ईईजेड बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोला जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक रहता है। और इस वाले भाग में संसाधनों का अन्वेषण करना, क्योंकि बहुत सारे समुद्र में संसाधन होते हैं तो उनकी खोज होती रहती है, तो उनका अन्वेषण और उनके दोहन का विशेष अधिकार होता है, जिसमें मछली पकड़ना है, खनिज है, तेल है, गैस है, जल है, पवन ऊर्जा का उत्पादन है। ये सब अधिकार इस ईईजेड में किसी भी देश के पास में रहते हैं। तो ये हमारी जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील पर हमारी पहली जो टेरिटोरियल सी कहलाता है,
उसके बाद में 24 नॉटिकल मील तक दूसरा संलग्न सीमा कहलाती है, और उसके बाद में 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र है वो हमारा तीसरा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहा जाता है। ध्यान रखना कि जो एक नॉटिकल मील होता है, एक जो समुद्री मील होता है वो लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, और जो एक स्टैंडर्ड मील होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो रूपांतरण होगा, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, तो वो हो जाएगा 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो हमारे समुद्र में किस सीमा तक भारत का अधिकार रहता है, तो वो ध्यान रखना, पहली जो तट, कटे पुटे तट को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसको आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक पहला क्षेत्र है जिसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। उसके बाद में जो आगे टेरिटोरियल सी के बाद में आगे 12 नॉटिकल मील या आधार रेखा से मिलाएंगे तो 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसको संलग्न सीमा कहते हैं, और उसके बाद में आधार रेखा से 200 नॉटिकल दूर तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम बात करेंगे कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय, वो क्या है। ध्यान रखना, देखो अक्षांश रेखाएं थी ना, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या काम आती है? जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए, मतलब कौन सा क्षेत्र होगा वो उष्ण कटिबंध होगा, कौन सा शीतोष्ण कटिबंध होगा और कौन सा शीत कटिबंध होगा, इसका निर्धारण किया जाता है अक्षांश रेखाओं के द्वारा। जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? टाइम का। तो समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब हमारा जो देशांतरी विस्तार है ये हमने पहले पढ़ा था, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो जो कुल देशांतरी विस्तार हमारा हो गया वो कितना है? लगभग ये जो भारत का पश्चिमी भाग है ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है किबिथु, उस किबिथु पर हमारा जो देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है इसका? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। और इधर गुजरात के अंदर जो जगह है इसको बोलते हैं गुहार मोती। सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है? गुहार मोती, गुजरात में, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इन दोनों के बीच में 68 से लेकर ये 98 मान लो इसको, तो मोटे तौर पर ये जो अंतर है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कैसे? देखो, ये हमारा जो कुल देशांतर होते हैं, कुल देशांतर कितने होते हैं? 360 डिग्री। क्यों? 180 डिग्री 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर और 180 इस साइड में, और 180 वाली रेखा होती है वो एक ही होती है, लेकिन यदि 0 डिग्री देशांतर को मिलाएंगे तो इधर हो गया 180, 180 वाली रेखा उधर आ गई तो इधर हो गया 179, प्लस 0 डिग्री देशांतर खुद को मिलाएंगे तो कुल कितने देशांतर हो जाएंगे? 360। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूर्णन करती है। इसका मतलब है कि 360 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटे। 24 घंटे में कितना समय हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1440 मिनट। कितना होता है? 1440 मिनट। तो 360 डिग्री देशांतर को पार करने में कुल समय लगता है वो कितना लगता है? 1440 मिनट। तो 360 को पार करने में लगता है 1440, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? तो 1440 के अंदर किसका भाग दे दो? 36 का। 360 का, तो 0 से 0 36, ये 4 बार हो गया। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का। तो हमारे यहाँ पर भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में है गुजरात, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का। तो 30 × 4 कर दो,
इसका मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले गुजरात की तुलना में सूर्योदय हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री पार करती है, इसका मतलब 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय। तो कुल मिला के भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के अंदर यहाँ पर 120 मिनट लगेंगे, और 120 मिनट के अंदर 2 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 2 घंटे। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो समय है उसमें सूर्योदय में जो अंतर है वो कितना है? 2 घंटे का अंतर रहता है। इस कारण किबिथु नामक स्थान पर गुहार मोती नामक स्थान से 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है और 2 घंटे पहले ही सूर्यास्त हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक रेखा है जो मोटे तौर पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो उत्तर प्रदेश एमपी की पूर्वी सीमा के पास से होकर गुजरती है। तो 2 नंबर पे एमपी, छत्तीसगढ़ के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पश्चिमी हिस्से से गुजरती है। 4 नंबर पे उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्से से गुजरती है। तो 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत की मानक याम्योत्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? मानक याम्योत्तर कहलाती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण हमेशा ध्यान रखना 7.5 के 60 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में किया जाता है। क्योंकि 60 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में इसलिए किया जाता है, 1 डिग्री पार देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय, तो 60 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? 28 मिनट, प्लस ये देखो 30 मिनट है, इसका मतलब आधा डिग्री है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट, तो 28 के अंदर 2 जोड़ दिया तो कुल कितना? 30 मिनट। तो विश्व स्तर पर जितने भी मानक अक्षांश रखे गए हैं, मानक याम्योत्तर अलग अलग देशों की रखी गई है, वो 7.5 के गुणांक में चलती है। इसलिए हमारी जो मानक याम्योत्तर है वो है 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे का अंतर है। जीरो डिग्री अंतरराष्ट्रीय रेखा है वहां से 82.5 डिग्री का जो अंतर है वो कितने हैं? 5 घंटे 30 मिनट का है। 5 घंटे और 30 मिनट। ये कहां से आया? देखो 82 को आप गुणा करो किससे? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82 डिग्री देशांतर को पार करने में 328, प्लस आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट और, तो 328 प्लस 2 330। 330 मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं? 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे का जो समय है वो भारत की जो मानक याम्योत्तर है वो ग्रीनविच रेखा से आगे है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है इसको भारत की मानक याम्योत्तर कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहीं कहीं पर नैनी भी लिखा आता है, नैनी जेल थी ना, आपको ध्यान हो तो मिर्जापुर के पास में एक जगह है नैनी, कहीं पर नैनी भी ऑप्शन में आ सकता है। नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं, जो भारत की मानक याम्योत्तर कहती है। और ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे ऊपर यूपी, 2 नंबर पे एमपी, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे उड़ीसा और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री जो मानक याम्योत्तर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तथा भारत का जो समय है इसी रेखा के द्वारा निर्धारित होता है। जो ग्रीनविच जीएमटी है, ग्रीनविच जो मीन टाइम है, उससे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये मैंने अभी बताया था कि विश्व स्तर पर जितने भी मानक याम्योत्तर है वो 7.5 के गुणांक पे चलते हैं। 7.5 के गुणांक का मतलब 30-30 मिनट के अंतर पे चलते हैं, 30 मिनट के अंतर पे। इसलिए भारत के पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है। और तो पाकिस्तान का और भारत के समय के बीच में कितने मिनट का अंतर रहेगा? 30 मिनट का। 30 मिनट का अंतर का मतलब यूं समझो आपकी 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर कम कर दो, यदि 82.5 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री भारतीय मानक याम्योत्तर है, इसमें से 60 डिग्री 30 मिनट मानक याम्योत्तर कम कर दोगे आप, तो 75 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो किसकी हो जाएगी? पाकिस्तान की मानक याम्योत्तर रेखा हो जाएगी, जिसका अंतर है वो भारत वाले जो भारत का जो मानक समय है उससे आधा घंटा वो क्या रहती है? पीछे रहती है। भारत का समय पाकिस्तान के घंटे से
पाकिस्तान के समय से आधा घंटे आगे रहता है, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान की मानक अमित रेखा में कितना अंतर है, 7.5 डिग्री का। कुछ ऐसे देश है जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है, मतलब पूर्व पश्चिम विस्तार है वो बहुत अधिक होता है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 30 डिग्री है, ठीक है। वैसे ही यूएसए है, तो यूएसए का या रशिया का, इनका क्या है कि पूर्व पश्चिम देशांतर जो विस्तार है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए वहां पर एक ही मानक अक्षांश से पूरे देश के अंदर समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए यूएसए जैसे देश है वहां पर 6 टाइम जोन है। कितने हैं? 6 टाइम जोन रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य और यूटी है। तो देखो, भारत में प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे वर्तमान में 28 राज्य है और 8 यूटी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कब तक की बात है ये? 26 जनवरी 2020 को, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, ये पहले 2 अलग अलग यूटी थे, इन दोनों यूटी को मिलाकर एक कर दिया गया। अब दादर नगर हवेली और दमन दीव एक ही यूटी है, इसलिए पहले यूटी थे 9, लेकिन ये दोनों यूटी को अब मिला दिया, इसलिए अब यूटी कितने हो गए? 8। तो और पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के 2 यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसलिए राज्यों की संख्या है वो कम हो गई। इसलिए वर्तमान में 28 राज्य और यूटी की संख्या है वो कितनी है? 8 यूटी है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो यूटी कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा यूटी है वर्तमान में जम्मू कश्मीर, ठीक है। और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल के आधार पर यूटी है वो है लक्षद्वीप। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और जो रियासतें थी, उनमें 560 रियासतें और ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उनसे मिलकर पहले भारत का जो भूभाग है वो प्रशासनिक रूप से मिला हुआ था। बाद में रियासतों का एकीकरण किया गया और स्वतंत्रता के बाद में 1950 के समय जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तब यहाँ पर राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा था, ए, बी, सी और डी। ए वाले जो राज्य थे उनको पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जिसमें असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे। जो बी कैटेगरी के जो राज्य थे, जिनमें राजस्थान भी बी कैटेगरी वाला राज्य था, राजस्थान है, सौराष्ट्र है, त्रावणकोर, कोचीन है, विंध्यन है, जम्मू कश्मीर है, मध्य भारत, मैसूर, हैदराबाद जैसे ये बड़ी रियासतें थी ना, इनको भाग बी में रखा गया था। और जो भाग सी वाले राज्य थे, जिनमें जो चीफ कमिश्नर वाले जो प्रांत थे और यहाँ छोटी रियासतें थी, जैसे अजमेर है, भोपाल है, बिलासपुर है, कुर्ग है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्यन, ये वाला क्षेत्र है, इनको कौन सी कैटेगरी में डाला गया था? सी वाली कैटेगरी में। और जो डी वाली कैटेगरी है, इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक ही भाग शामिल था। फिर 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना और जिसकी सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन एक्ट बना 1956 में, जिसने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ। और उस समय भारत में कुल 14 राज्य और 6 यूटी थे। कितने थे? 14 राज्य और 6 यूटी। इसके बाद में 1956 के अंदर ये जो राज्य थे उनका नाम है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर। उस समय महाराष्ट्र नहीं था, क्या था? बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, एमपी, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश उस समय राज्य का स्टेटस नहीं था, इसके पास में यूटी का स्टेटस था। हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप द्वीप समूह, बाद में इनको मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप समूह का बाद में नामकरण चेंज करके कर दिया गया लक्षद्वीप क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद उस समय मणिपुर और त्रिपुरा, ये 2 बाद में राज्य बाद में बने, उस समय क्या थे? यूटी थे। तो उस समय 3 ऐसे यूटी थे जो बाद में राज्य बन गए। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। बाद में 1960 के में बॉम्बे राज्य से 2 राज्य बन गए, एक महाराष्ट्र बना और एक गुजरात बना। भाषाई आधार पर गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर बॉम्बे को तोड़ के 2 राज्य बना दिए गए। कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। कब बना? 1960 के अंदर, क्योंकि 56 में ये एक्ट आया, उसके बाद में सबसे पहले राज्य बने, तो उसमें गुजरात और बॉम्बे से महाराष्ट्र बने। 61 में भारत में जो गोवा और दमन दीव वाला क्षेत्र था उस पर पुर्तगाली शासन था, तो 1961 में ये जो क्षेत्र है ये वहां से मुक्त हो गया और भारतीय संघ में है गोवा और दमन दीव का एकीकरण कर दिया गया। 1963 में नागालैंड का गठन किया गया। 66 में पंजाब का पुनर्गठन करके क्या किया गया? हरियाणा राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया। तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ, पहले पंजाब अकेला था, फिर पंजाब से हरियाणा नया बना
और चंडीगढ़ को एक अलग यूटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब? 1966 में। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, मैंने कहा ना 3 ऐसे थे जिनको पहले यूटी थे लेकिन बाद में उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 में मणिपुर को और त्रिपुरा और मेघालय इनको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 1986-87 के अंदर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा इनको भी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अरुणाचल प्रदेश को हुआ 25 जून 1986 को, मिजोरम को 8 दिसंबर 1986 को और गोवा को 11 मई 1987 को स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद में सन 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड है, इन 3 नए राज्यों का गठन हुआ। तो सबसे पहले 2 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, किससे अलग होकर? एमपी से अलग होकर। फिर 9 नवंबर को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो 2000 के अंदर 3 नए राज्यों का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और बाद में 2014 के अंदर तेलंगाना का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। और सबसे लेटेस्ट जो है वो है 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके और इनको एक यूटी या एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कुल मिला के वर्तमान में कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में 28 राज्य है, कुल स्टेट कितने हैं? 28, और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपने कभी सुना होगा एनसीआर के बारे में, नेशनल जो कैपिटल रीजन है दिल्ली वाला, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो ये अवधारणा है ये 1950 में शुरू हो गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो दिल्ली में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, इस भीड़ भाड़ से मुक्त करना और आसपास के क्षेत्रों का बैलेंस्ड डेवलप करना, मतलब संतुलित विकास करने के लिए एनसीआर की अवधारणा लाई गई। और 1985 के अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एक्ट बना 1985 में, ये बोर्ड लाया गया। और इस बोर्ड के द्वारा इसमें एक तो एनसीटी वाला जो क्षेत्र है जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वो, और इसके साथ में हरियाणा का कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र और राजस्थान के कुछ जिले इसमें मिलाकर और एनसीआर बनाया गया। तो एनसीआर में कौन कौन शामिल है? एक तो नेशनल जो कैपिटल टेरिटरी है एनसीटी वो वाला हिस्सा, इसके अलावा हरियाणा का, यूपी का और राजस्थान का। तो कुल मिला के 4 इन क्षेत्रों को मिलाकर और एनसीआर का दर्जा दिया गया। अब आपने सुना होगा कि चिकन नेक कभी कभी या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो हमारे जो 7 सिस्टर वाले राज्य है जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो क्षेत्र है इसको मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर ये एक जगह है, वो छोटी सी एक गलियारा है। इस मुख्य भूमि से होकर यदि हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो ये नेपाल के और बांग्लादेश के बीच में एक छोटी सी जगह है जिसको बोलते हैं चिकन नेक, मतलब चिकन की नेक की तरह लगती है आपको। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर अपन नॉर्थ ईस्ट में जाना हो तो मुख्य भूमि और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो जुड़ाव का जो केंद्र है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और नेपाल और बांग्लादेश के बीच वाले हिस्से में एक छोटी सी गर्दन की तरह दिख रहा है आपको। लगभग ये 22 से 24 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में स्थित है। और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य है जिनको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, इसको देश की जो मुख्य भूमि से जोड़ने वाला जो एकमात्र भूमि वाला जो एरिया है, यूं तो अपन समुद्र से होकर जा सकते हैं लेकिन भूमि से होकर यदि हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यदि कोई अन्य राष्ट्र इस पर कब्जा कर लेगा तो हमारा जो कनेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। इसलिए स्ट्रेटेजिक रूप से सिलीगुड़ी जो क्षेत्र है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक भूमिका निभा सकता है। भारत में इतनी शक्ति है कि अपने जो भूभाग है उसकी रक्षा आराम से कर सके। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये नॉर्थ ईस्ट के संबंध में या मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के संबंध में हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी कभी यदि आपसे पूछा जाए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पर है?
पश्चिम बंगाल के अंदर। बफर राज्य क्या होता है? दो राज्यों के बीच में एक छोटा सा स्थल भूभाग हो, कोई देश हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बफर स्टेट। जैसे नेपाल और भूटान है, ये भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत का विशाल भूभाग है, यहाँ पर बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं। इसलिए भारत को आपने सुना होगा कि भारत विविधताओं वाला देश है, और उन विविधताओं के बावजूद भी भारत में एकता है, इसलिए विविधता में एकता भारत का स्लोगन कह सकते हैं। तो भारत में किस किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती है? तो सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ पर जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, भूवैज्ञानिक विविधता है। जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे बोलेंगे? कि हमारे यहाँ जो चट्टाने हैं, इनमें कुछ चट्टाने हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति के काल की है, और कुछ चट्टाने हैं जिनका निर्माण वर्तमान में भी हो रहा है। तो प्राचीनतम से लेकर प्राचीनतम चट्टाने भी है और नवीनतम चट्टाने भी है। इस प्रकार हमारी जो जियोलॉजी है वो भी बहुत डाइवर्सिटी वाली है। हमारा जो क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय भाग वाला जो क्षेत्र है, वो गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ है, और जो उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड वाला जो हिस्सा है उससे। आपको ध्यान होगा सबसे पहले एक क्षेत्र था पेंजिया, बाद में पेंजिया का विघटन हुआ और उत्तरी भाग कहलाया लॉरेंसिया, जिसको अंगारा लैंड कहते हैं, और दक्षिण वाला जो भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भूभाग है, पठारी भाग है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अधिकतर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानें भी देखने को मिलती है। हिमालय का जो निर्माण हुआ वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट किसकी हिस्से थी? अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा थे, और जो भारतीय प्लेट थी वो किससे बनी हुई थी? गोंडवाना लैंड से। तो इन दोनों गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के टकराव से जिस नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ उसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। तो हिमालय के निर्माण में भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का आपस में योगदान है। हमारा जो प्राय 33 सागर था पहले, उस 33 सागर में अवसादों के जमने से उसमें वलन हुआ, और वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये भारत का सबसे पुराना भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर भूभाग कहलाता है। तो भारत, यदि आपसे पूछ ले कि भारत का कौन सा भूभाग है जो जियोलॉजिकल रूप से सबसे पुराना है, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत, जहां पर आग्नेय और कायांतरी चट्टानों से बना हुआ है ये, और प्री कैम्ब्रियन युग का है। कौन से युग का है? प्री कैम्ब्रियन का। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत की संरचनाएं भी देखने को मिलती है। कुछ पैलियोजोइक युग की भी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, जिसमें दो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है आपको याद रखना, एक विंध्यन का और एक नल्ला मलाई। ये यहाँ पर पैलियोजोइक युग की प्राचीन पर्वतमाला है। इसके अलावा वर्तमान में भी यहाँ पर जो फॉल्ट और फोल्ड की क्रिया है, भ्रंशन और वलन की क्रिया है, वो चल ही रही है। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि भूवैज्ञानिक रूप से अभी भी यहाँ पर नवीन चट्टानों का निर्माण है वो जारी है। इसलिए यहाँ भारत में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जियोलॉजिकल रूप से भी डाइवर्स क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम उच्चावचीय विविधताएं देखें, यहाँ पर जो रिलीफ फीचर है उनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला में हिमालय पर्वतमाला यहाँ पर स्थित है, जिसकी बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं, जिसमें भारत में जो स्थित है उनमें देखें तो K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी 8,811 मीटर की ऊंचाई है, जो पीओके वाला जो क्षेत्र है वहाँ स्थित है। अन्य प्रमुख चोटियों में माउंट एवरेस्ट जो भारत में स्थित नहीं है लेकिन हिमालय की है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मनसालू, चोयू, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां हैं। इसके अलावा भारत का जो पश्चिमी सीमा तट है वहां पर हिंदुकुश और सुलेमान जैसी पर्वतमालाएं हैं। पूर्वी भाग के अंदर पूर्वांचल की पहाड़ियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऊंचाई से लेकर और नवीन वलित पर्वतों से लेकर और प्राचीन अरावली जैसे अवशिष्ट पर्वतमालाएं देखने को मिलती है। इसलिए रिलीफ के आधार पर देखें तो पर्वतों के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसके अलावा कहीं पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं आपको मैदान देखने को मिलेगा, कहीं प्रायद्वीपीय पठारी भाग देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, कहीं पर तटीय मैदान देखने को मिलेंगे, कहीं पर द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो रिलीफ फीचर है, जो उच्चावचीय भिन्नताएं हैं, वो आसानी से दृष्टिगोचर हो जाती है। जिसमें जो मैदान की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंधु का मैदान है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, उनका उपयोग मैदान भी देखने को मिलता है। इधर छत्तीसगढ़ के आसपास में महानदी का भी मैदान देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय जो पठारी भूभाग है
ये जिसकी औसतन ऊंचाई 300 से लेकर 900 मीटर तक की है। तो यहाँ पर अनेक पठारी संरचना भी देखने को मिलती है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये जियोलॉजिकल रूप से स्थिर संरचना है, बहुत पुराना है। और वर्तमान में यहाँ पर अनाच्छादन की, अपक्षय और अपरदन की इतनी अधिक क्रियाएं हो चुकी है कि ये लगभग आधार तल की प्राप्ति के आसपास में है। और आपको यदि उत्तर पश्चिमी भाग में देखें तो यहाँ पर विशाल मरुस्थल देखने को मिलेगा जिसको अपन थार का रेगिस्तान कहते हैं। और तटीय हिस्सों में देखेंगे तो तटीय हिस्सों में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान भी देखने को मिलेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रिलीफ फीचर्स के आधार पर भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दो द्वीप समूह है जिसमें लक्षद्वीप तो हमारा कहाँ स्थित है, पश्चिम में जो अरब सागर है वहां पर, और अंडमान निकोबार पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है वहां स्थित है। यदि हम बात करें कि भारत की जो संपूर्ण भूभाग है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई भारत की कितनी है, 300 मीटर है। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा केटू, यहाँ जिसको बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन, 8811 मीटर। और यदि आपसे पूछे कि भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि पर निचला बिंदु, तो निचले मुख्य भूमि पर यदि निचला बिंदु पूछा जाए तो वो है कुटनाड, केरल के अंदर एक जगह है कुटनाड। वो भारत का सबसे नीचा बिंदु है जो समुद्र तल से 2.2 मीटर गहरा है। तो सबसे ऊंचा बिंदु केटू और सबसे गहरा बिंदु है वो केरल में स्थित है कुटनाड। जलवायु के आधार पर देखा जाए तो जलवायु में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जहां पर यदि राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में आपको गर्मियों में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलेगा, वहीं सर्दियों में कश्मीर जैसे जो अधिक ऊंचाई वाले जो भूभाग है जहां पर सदा बर्फ जमी रहती है वहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। इसलिए भारत में टेम्परेचर में भी डाइवर्सिटी है। वर्षा की बात करें तो आपने सुना होगा कि जो मेघालय है, मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। देखो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों की आकृति है वो कीपाकार है। कैसी है, कीप के आकार की, कीपाकार आकृति है। जब भी मानसून की जो धाराएं हैं या मानसूनी जो बादल है वो गुरु इस मेघालय का जो पठार है गारो, खासी और जयंतिया की कीपाकार पहाड़ियों के बीच में घुस जाता है, तो ये वर्षा करके ही वहां पर बाहर निकल सकता है, उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। इसलिए मेघालय वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मासिंद्राम नामक जो स्थान है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 11,871 mm बारिश होती है। यूं कह सकते हैं यहाँ 1187 सेंटीमीटर बारिश होती है। मासिंद्राम में जो ज्यादा बारिश होती है उसका कारण मैंने अभी बता दिया कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों की कीपाकार आकृति के कारण में यहाँ पर भारी बारिश होती है। मेघालय में एक स्थान है तुरा, कौन सा, तुरा, तुरा नामक स्थान पर मासिंद्राम से भी ज्यादा बारिश होती है। वो कितनी है, 1221 सेंटीमीटर तक की बारिश देखने को मिलती है। वहीं भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत कम वर्षा होती है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो बारिश के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ ऐसे स्थान है जहां अत्यधिक बारिश देखने को मिलेगी, तो कुछ ऐसे स्थान है जो सूखे से ग्रसित रहते हैं। मानसून का जो प्रभुत्व है भारत के अंदर, भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशन को हम एक शब्द में कहा जाए तो भारत की जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जलवायु क्या होती है, मानसूनी जलवायु का मतलब है कि यहाँ पर जो समुद्र से आने वाली पवने हैं और इस स्थल से समुद्र की तरफ प्रवाहित होने वाली पवने हैं, इनमें 6 महीने के बाद में क्रमिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो मौसमी या कालिक रूप से पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन के कारण भारत की जो जलवायु है उसको हम मानसूनी जलवायु के टैग लाइन से पुकारते हैं। तो भारत की जलवायु पर मानसूनी जलवायु का अधिक प्रभाव रहता है। यहाँ पर हम यदि वेजिटेशन की डाइवर्सिटी देखें, वनस्पति की डाइवर्सिटी देखें, तो यहाँ पर आपको कहीं पर घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे, कहीं पर कंटीली झाड़ियां देखने को मिलेगी, कहीं पर पर्णपाती वन देखने को मिलेंगी। और जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, जो 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। 100 से 200 सेंटीमीटर वाले जो क्षेत्र है वहां पर पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। और जहाँ सबसे कम बारिश होती है वहां पर आपको कांटेदार झाड़ियां और घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वनस्पति के आधार पर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। स्थानीय समय में डाइवर्सिटी है, जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, गुजरात में 2 घंटे बाद में सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्यास्त हो जाता है, इसका मतलब है, और गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद में सूर्यास्त होता है। तो पूर्व और पश्चिम भाग में 2 घंटे अंतर होने के कारण लोगों के जो डेली रूटीन का जो टाइम टेबल है उसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है ना।
इसके आधार पर जनसंख्या में देखे जाए तो जनसंख्या में भी बहुत सी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर जैसे उपजाऊ मैदान या नदी घाटियां हैं, तो उन क्षेत्रों में बहुत अधिक लोग रहते हैं क्योंकि आजीविका के अवसर वहां अधिक होते हैं। तो कुछ ऐसे स्थान है जो पहाड़ी क्षेत्र है या शुष्क रेगिस्तान वाला जो थार का मरुस्थल है, वहां पर आजीविका के साधन सीमित होने के कारण लोगों का बसाव है वो कम पाया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी बात की थी, बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है 1106, दिल्ली में कितना है 11,320 किलोमीटर। तो ये कुछ ऐसे भाग है जो हाई डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। और यदि भारत की यून डेंसिटी पूछा जाए तो कितनी डेंसिटी है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। गांव में जो लोग है वो अधिक रहते हैं या शहरों में, तो गांव में अभी भी जनसंख्या है वो कितनी है अधिक है, 68.84% लोग गांव में रहते हैं, जबकि 31.16% लोग है वो शहरों में रहते हैं। सामाजिक तत्वों में देखा जाए तो यदि भाषा की बात करें, हम धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो इनमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 1961 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसमें भारत में 187 भाषाओं में 187 कुल भाषाएं थी, जिनमें 97 प्रमुख भाषाएं बोली जाती थी। तो प्रमुख भाषा कितनी थी 97 और कुल भाषाएं कितनी थी 187। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 ऑफिशियली लैंग्वेज है, कितनी है 22, आधिकारिक रूप से 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और भारत में 800 से अधिक बोलियां हैं। आपने सुना होगा यहाँ पर राजस्थान में या भारत में पग पग पर या कुछ ही दूरी के जाने के बाद में यहाँ पर बोली है वो चेंज हो जाती है। धार्मिक 2011 की सेंसस है उसके आधार पर हिंदू धर्म के लोग हैं वो सबसे अधिक, जिनकी पॉपुलेशन है वो है 80.46%। 2 नंबर पे इस्लाम के अनुयायी रहते हैं यहाँ पर 13.43%। फिर ईसाई धर्म के अनुयायियों का जो प्रतिशत है वो है 2.34। उसके बाद में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है वो 1.87 और सिख धर्म के 0.77। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से भी यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग देखने को मिलेंगे। जैन धर्म के जो पॉपुलेशन है वो 0.41% है। बहुत सारे दार्शनिक परंपराएं भी आपको देखने को मिलेगी, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, यहाँ जीववाद, रहस्यवाद, नास्तिक, कुछ लोग आपको नास्तिक मिलेंगे। कहीं बहुलतावाद है, एक से अधिक संप्रदायों में विचार करने वाले, एक से अधिक मत में विश्वास रखने वाले लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। आदिवासी जनसंख्या जो हमारी एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, वो है कुल जनसंख्या का 8.6%। कितना है कुल जनसंख्या का 8.6% है वो यहाँ पर हमारे आदिवासी बंधु रहते हैं। और इन सभी विविधताओं के बावजूद हमें एकता के जो स्वर है वो देखने को मिलेंगे, एकता की भावना देखने को मिलती है। जहाँ यहाँ पर हिमालय से लेकर और दक्षिण में हिंद महासागर तक हमारी जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक सीमा रेखा के द्वारा या समुद्र के द्वारा हमें प्रायद्वीपीय भाग में समुद्री तट रेखा देखने को मिलती है। वहीं उत्तरी भूभाग में हिमालय के द्वारा हमारा जो क्षेत्र है वो सीमांकित है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप जिसे हम कहते हैं ये प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा बंधा हुआ है। और इसी प्राकृतिक सीमाओं के कारण हमारा जो क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से एक बना हुआ है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहने के बावजूद भी हम एक दूसरे के त्योहारों में शरीक करते हैं, एक दूसरे की परंपराओं को शेयर करते हैं, एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को शेयर करते हैं। हम यहाँ पर भारत में बहुत सारे कला रूप है, स्थापत्य है, संगीत है, नृत्य है, इनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक रूप से देखें तो मौर्य, गुप्त और मुगल काल के अंदर ये जो संपूर्ण भूभाग था वो एक छत्र शासन के अधीन आया था, इसलिए राजनीतिक रूप से भी उस समय ये भूभाग एक था। विविधता होने के बावजूद भी एक था। देश आजाद होने के बाद में रियासतों का एकीकरण किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से भारत का जो भूभाग है वो संपूर्ण भूभाग एक एकीकृत संघ के रूप में सामने देखने को आया। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी हमारा जो भूभाग है वो एक है। इन विविधताओं के बावजूद भी हम राजनीतिक रूप से एक है, आर्थिक रूप से भी हम एक है। अब आपने ध्यान होगा कि एकीकृत प्लेटफॉर्म बहुत सारे शुरू हो गए, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे। तो इसी हिसाब से इकोनॉमी के अंदर जैसे ई नेम है, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है, एकीकृत व्यापारिक प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से हमारे बाजार है वो एकीकृत हो रहे हैं विविधताओं के बावजूद भी। भाषाई आधार पर बहुत सारी भाषाएं बोलने के बावजूद भी हमारे यहाँ मुख्य भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी
अभी संपर्क भाषाओं के रूप में बनी हुई है, और इन सभी भाषाओं के जो मूल है वो संस्कृत में देखने को मिलता है। इसलिए बहुत सारी भाषाएं होने के बावजूद भी सभी भाषाओं की जो जड़ें हैं वो हमारी पारंपरिक जो भाषा है संस्कृत है उसमें देखने को मिलता है। इसलिए संस्कृत यहाँ पर भाषा एकता का कार्य करती है। बहुलवाद और सद्भाव की भावना भी विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लोगों में देखने को मिलती है। विभिन्न संप्रदायों के लोग होने के बावजूद भी इनके बीच में सह अस्तित्व, समन्वय, सहिष्णुता, एक दूसरे के त्योहार साझा करते हैं हम, एक दूसरे के धर्म में जो धार्मिक अनुष्ठान है उनमें हिस्सेदारी लेते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन विविधताओं के बावजूद भी आपको यहाँ पर एकता देखने को मिलेगी। अलग अलग समाज के लोग रहने के बावजूद भी, अलग अलग रीति रिवाज होने के बावजूद, अलग अलग जातियों के लोग होने के बावजूद भी हम सब के बीच में कुछ ऐसे कॉमन वैल्यूज है, कुछ ऐसे साझा मूल्य है जो हमें एक बनाए रखते हैं, एक सामूहिक भावना के रूप में हमें बनाए रखते हैं। हमारे विभिन्न जो संप्रदाय हैं या विभिन्न विचारधाराओं के होने के बावजूद भी हम एक भारतीय के विचार के साथ में एकीकृत है। निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो भूगोल है उसने यहाँ के इतिहास को और यहाँ की जियो पॉलिटिक्स को आकार दिया है, उसको शेप देने का कार्य किया है। किसने किया है? भूगोल। आपने सुना होगा इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस, उन्होंने एक लाइन कही थी और वो कहा था कि भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और इतिहास को भौगोलिक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है और इतिहास भूगोल को भी प्रभावित कर रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भूगोल है, भारत का जो भूगोल है, उसने यहाँ की हिस्ट्री को प्रभावित किया है और उसने यहाँ की जियो पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित किया है। इसका जो विशाल आकार है भारत का, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का आकार और 30-30 डिग्री का हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ आपको विभिन्न जलवायु देखने को मिलेगी। 82.5 डिग्री वाली जो हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है वो यहाँ के मानक समय प्रणाली को निर्धारित करती है। हमारी जो व्यापक सीमा रेखाएं हैं, जो स्थलीय और तटीय सीमा रेखाएं हैं, वो उनसे एक सेफ्टी के फीचर से, सुरक्षा के हिसाब से, और जो तटीय सीमा रेखा है वो हमें समुद्र के माध्यम से अन्य महाद्वीपों तक पहुंचने का आर्थिक अवसर भी प्रदान करती है। तो कह सकते हैं कि भारत के भूगोल ने हमें आर्थिक अवसर भी प्रदान किए हैं और उत्तर में हिमालय जैसे भौगोलिक जो कारक है उन्होंने यहाँ की सुरक्षा को भी मजबूत करने में सहायता प्रदान की है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत का जो प्रशासनिक विभाजन है वो संघीय संरचना के अंदर हम एकीकृत है और एक अनेकता में एकता की भावना में हम क्या है, विश्वास करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो भूगोल है, जो भारत का भूगोल है, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात के गुहार मोती तक, उत्तर में इंदिरा कोल से दक्षिण में जो ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट तक हमारा जो भूभाग है, यहाँ पर आपको विभिन्न डाइवर्सिटी देखने के लिए, विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलेगी। और इन विविधताओं के बावजूद भी हम सब एक ही ताने बाने में बंधे हुए हैं, आपस में परस्पर अंतर्निर्भर है। भौगोलिक कारकों के द्वारा कहा जाए तो, सांस्कृतिक कारकों के माध्यम से, राजनीतिक कारकों के माध्यम से, अनेक एस्पेक्ट से, अनेक पहलुओं से हम देखा जाए तो ये जो विभिन्न जो एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, इनमें एकता का जो धागा है वो एकता के धागे के द्वारा ये सब पिरोए हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो भूगोल है इसने हमारे इतिहास को और भू राजनीति को आकार देने का काम किया है और भारत विविधता में एकता का जो टैग लाइन है उसको साकार कर रहा है। तो ये हमारी जो क्लास थी, इस क्लास में हमने आज देखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के आधार पर इसकी रैंकिंग कौन सी है, फिर हमने देखा कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के अन्य देशों से तुलना की, फिर सीमा रेखा की लंबाई देखी जिसमें स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, तटीय सीमा रेखा कितनी है, तटीय सीमा में सबसे अधिक सीमा रेखा कौन से राज्य के साथ में शेयर कौन सा राज्य रखता है, और किस देश के साथ में हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा है, सबसे कम किस सीमा रेखा कौन से देश के साथ में। इन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए आज की हमने ये क्लास कंप्लीट की। मिलते हैं अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।